हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे एमआरआई पल्स सीक्वेंसेस के बारे में। इससे पहले हमने एमआरआई का बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस किया था, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि आपका जो सबसे पहले सीक्वेंस होता है स्पिन इको, वो हमारा वाइडली यूज्ड स्पिन इको सीक्वेंस ऐसा है जो हमने आज तक यूज़ किया है और सबसे कॉमन सीक्वेंस है, ठीक है, सारे सीक्वेंसेस में से, ठीक है। स्पिन इको कई तरीके का होता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ 180 डिग्री। पल्स सीक्वेंसेस क्या होते हैं? पल्स सीक्वेंसेस ऐसे सेट होते हैं, मतलब एक हम वैल्यू सेट कर देते हैं हर चीज़ की, हर पैरामीटर की, उसमें जैसे कि टी आर है, टी ई है, और बाकी सारी नेक्स्ट है, आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। उनका हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बना के, एक सेट बना के सेव करते हैं जब, तो उसको हम पल्स सीक्वेंसेस बोलते हैं। पल्स सीक्वेंसेस में क्या होता है कि जैसे आपका स्पिन इको है, अलग अलग पल्स सीक्वेंसेस में अलग अलग हम क्या कहते हैं, आर एफ पल्स देते हैं, ठीक है, अलग अलग डिग्री से। जैसे स्पिन इको में हम क्या करते हैं, 90 डिग्री पहले देते हैं। 90 डिग्री की आर एफ पल्स दी जब हमने, उसके बाद 180 दिया, और फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट 190 देंगे, तो मतलब 90 से 90 के बीच का जो टाइम होता है वो होता है टी आर, मतलब टाइम ऑफ रिपीटिशन। कि 90 एक बार देने के बाद दोबारा 90 हम कब रिपीट कर रहे हैं, तो ये होता है टी आर, ठीक है। ये देखो यहाँ से 90 और दूसरा 90 ये है, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम है वो होता है टी आर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तो ये होता है टाइम ऑफ रिपीटिशन, ये शो करता है कि दूसरी आर एफ पल्स कब स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसके अलावा जो सिग्नल मिला है, सिग्नल हमें इसके बीच में कहाँ मिला है, ठीक है, यहाँ शुरू होने के बाद हमें सिग्नल कहाँ पहला मिला है, वो होता है टाइम ऑफ इको। मतलब हमारे पास इको कब आया, कब करंट आया, वो होता है टाइम ऑफ इको। इसके बाद आपका जो हमने 90 डिग्री दिया है उसको हम एक्साइटेशन पल्स बोलते, मैंने आपको पहले ही बता दिया है वीडियो में, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल वाली। ये होता है हमारा एक्साइटेशन वाला पल्स, ठीक है। और जो 180 डिग्री है उसको हम रीफेजिंग पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीफेजिंग पल्स। तो क्या होता है कि जब 90 डिग्री आपने दिया तो प्रोटॉन्स एक्साइट हो गए। अब ये फिनोमेना कैसे हो रहा है ये भी मैंने पूरा बता रखा है, तो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसमें जाके देख लीजिए पहले। 90 डिग्री देने के बाद जब 180 डिग्री दिया, अगर हम 180 डिग्री दो बार देते हैं तो इस चीज़ को हम ड्यूअल स्पिन इको बोलते हैं, ठीक है, ड्यूअल स्पिन इको, क्योंकि हमने वो 180 डिग्री में दो बार दिया है। लेकिन अगर हम ज़्यादा बार देते हैं, जैसे 3 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, कितने बार दे रहे हैं, तो अगर मोर देन 2 टाइम्स है तो हम इसको फास्ट स्पिन इको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसा होने से क्या होता है, ये जो पल्स सीक्वेंस बनता है उसके बाद वो काफ़ी फास्ट हो जाता है, ठीक है, उसमें काफ़ी जल्दी जल्दी सिग्नल आता है, ठीक। इसके अलावा जो नंबर ऑफ 180 डिग्री आप दे रहे हैं, मतलब आप कितनी बार 180 डिग्री दे रहे हैं, ये हो गया उसका 1 2 3। अगर इससे ज़्यादा दिया होता है 4 5 6, तो वो हम जब काउंट करते हैं नंबर ऑफ 180 डिग्री, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इको ट्रेन लेंथ, ठीक है। इको ट्रेन लेंथ इसी चीज़ को कि आपने कितना नंबर ऑफ 180 डिग्री दिया हुआ है, सॉरी। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपका इससे स्लाइस से सिग्नल आता है, आपकी पर्टिकुलर स्लाइस कट होती जाती है, सिग्नल आता जाता है ऐसे, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टी स्पिनी को भी बोल सकते हैं और फास्ट स्पिनी को भी बोल सकते हैं, जब आपका नंबर ऑफ 180 डिग्री क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका इसमें जैसे टी आर और टी वाला कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। स्पिनी को, फास्ट स्पिनी को कब बोलेंगे, ड्यूअल स्पिनी को कब बोलेंगे, वो भी क्लियर कर दिया, ठीक है। देखो, जब जो टी आर है, ठीक है, टीआर के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि हम
जो पल्स सीक्वेंस दे रहे हैं उसमें देखो यहाँ पे ये जो टी आर है, आपको मैंने T1 और T2 वेटेड का कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं किया है, तो आपको इसमें ये चीज़ समझ में नहीं आएगी T2 और T1 में क्या डिफरेंस है। उस पर भी वैसे मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। दूसरे पल्स सीक्वेंस की बात करते हैं, इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस। ठीक है, इसके बाद हम T1 वेटेड और T2 वेटेड का भी डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस। इन्वर्जन रिकवरी क्या होता है कि आपने जो सीक्वेंस दिया है उसमें अब हम 90 डिग्री ना दे के हम पहले क्या देंगे, 180 डिग्री। पहले नॉर्मल सीक्वेंस में क्या हो रहा था, हमने 90 डिग्री पहले दिया था, ये 90 डिग्री पहले दिया था, 180 बाद में दिया था। इन्वर्जन में क्या होता है, उल्टा हो जाता है वो चीज़। अब हमें सिग्नल कैच नहीं करना है उसमें, क्योंकि हमें उसमें सिग्नल नल करना है। ठीक है, नल मतलब सिग्नल उसमें से कट करना है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिग्नल हम क्या करते हैं, नल करते हैं, मतलब हम इसमें से सिग्नल कट करते हैं। और इसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है शॉर्ट इन्वर्जन रिकवरी, जिसे हम स्ट्रेट बोलते हैं। एक होता है आपका फ्लेयर। ठीक है, फ्लूइड एटेन्यूएशन इन्वर्जन रिकवरी या फिर डबल इन्वर्जन रिकवरी। ठीक है, DIRP बोलते हैं इसको। स्टेर में हम क्या करते हैं, फैट का सिग्नल सप्रेस कर देते हैं, मतलब उस सिग्नल को, फैट से जो सिग्नल आ रहा है आपका, बॉडी फैट जो सिग्नल दे रहा है उसको कट कर देते हैं। और फ्लूइड फ्लेयर में क्या करते हैं, आप जो बॉडी का फ्लूइड से सिग्नल आ रहा है उसको कट कर देते हैं। इसीलिए तो हम इसमें क्या कर देते हैं, उल्टा सीक्वेंस कर देते हैं। वैसे हमने 90 पहले दिया था और इस 180 डिग्री बाद में, लेकिन इन्वर्जन, चीज़ों को उल्टा करना। सिग्नल पहले हम कैच कर रहे थे, अब हम सिग्नल नल कर रहे हैं। तो 180 डिग्री पहले देंगे, 90 डिग्री बाद में देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जब आप ये दे देंगे, इसमें एक और चीज़ ऐड होती है। पल्स सीक्वेंसेस में क्या होता है, देखिए हर चीज़ का अपना अपना अलग अलग पैरामीटर है। अब क्योंकि टाइम, पहले हम TR और TE देखते थे, अब हम इसमें TR TE तो देखेंगे ही, लेकिन इसमें हम एक और चीज़ हो जाती है, वो हो जाती है एट TI, टाइम ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, इस सीक्वेंस में कितना टाइम लग रहा है वो होता है TI। ठीक है, रिपीट होने में। ठीक, तो स्टेर हो गया आपका फैट को नल करने के लिए पहला टाइप इसका। दूसरा आपका फ्लेयर, मतलब आपका फ्लूइड का सिग्नल कट करने के लिए। अब हम बस जान लेते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, T1 वेटेड और T2 वेटेड इमेजेस क्या होती हैं। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो 90 डिग्री होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा 90 डिग्री कब आता है, उसको हमने बोला TR। ठीक है, और इसके अलावा जब हमें सिग्नल मिलता है, ठीक है, 90 डिग्री देने के बाद हमें सिग्नल कब मिल रहा है, सिग्नल, उसको बोलते हैं TE। ठीक है, तो जिस सीक्वेंस में क्या होता है, ज़्यादा TR हो और ज़्यादा आपका TE हो, ठीक है, वो होता है T2 वेटेड। ठीक है, और जिसमें कम TR और TE हो वो होता है आपका T1 वेटेड। मतलब T1 वेटेड में कम TR, मतलब कम टाइम लग रहा है चीज़ें होने में, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे T1 वेटेड। और अगर आपका TR और TE दोनों ज़्यादा हैं तो उसको बोलेंगे T2 वेटेड। ठीक है, अब इस बात का इमेज पे कैसे इफेक्ट देखने को मिलता है, देखिए आपका जब TR और TE छोटा होता है तो आपका जो सिग्नल देता है वो सिर्फ बॉडी फैट सिग्नल अच्छे से दे पाता है। तो T1 वेटेड पे आपका ब्राइट विजुअलाइज होता है फैट। ठीक है, बॉडी में आपके वाटर और आपके क्या कहते हैं, फैट सिग्नल ही तो देते हैं। तो ब्राइट इसमें दिखता है वो होता है फैट। ठीक है, और वाटर और फैट सिग्नल दोनों कब देते हैं, जब आपका T2 वेटेड, T2 मतलब दो चीज़ें, आप ऐसे क्लू के लिए मान लीजिए, वैसे T2 का ये मतलब नहीं होता है कि दो चीज़ें सिग्नल दे रही हैं। T2 वेटेड, ठीक है, T2 वेटेड मतलब होता है लॉन्ग टाइम ऑफ, मतलब रिपीटिशन एंड लॉन्ग टाइम ऑफ इको। ठीक है, दोनों सिग्नल देर से आ भी रहा है और देर से सीक्वेंस रिपीट भी हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि वाटर भी सिग्नल दे रहा है और आपका फैट भी सिग्नल दे रहा है। ठीक है, लेकिन अच्छा सिग्नल अब कौन देगा, अब ये वाटर अच्छा सॉरी,
T2 वेटेड हम क्यों करते हैं? मेजरली हम वाटर सिग्नल मेजर करने के लिए, क्योंकि अगर हमें फैट पे फोकस करना है तो हम T1 वेटेड भी ले सकते हैं, लेकिन अब हमें वाटर पे फोकस करना है तो इसीलिए हमने T2 वेटेड इमेज ली है, ठीक है। इसके अलावा एक और सीक्वेंस होता है डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। इसको मैं आपको लाइन टू लाइन समझाऊंगी, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है अलग से, लेकिन वो लोगों को इतना क्लियरली समझ में नहीं आई थी क्योंकि उसमें पिक्चर से नहीं समझाया गया था, और मैंने ओरली ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। देखो, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग, पहले तो ये समझो कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। डिफ्यूजन वेटेड, आपके बॉडी में क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं, टिश्यू के बीच में स्पेसेस होते हैं, ठीक है। स्पेस जो होता है उससे वाटर फ्लो जब करता है या कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो उसकी एक अपनी स्पीड होती है, ठीक है, नॉर्मल में। अगर वो क्या कर रहा है, उससे उस स्पीड से कम फ्लो कर रहा है या ज़्यादा फ्लो कर रहा है, तो आपका ये किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन का इंडिकेशन है। जैसे कि ट्यूमर हो गया तो, या इडीमा हो गया, तो स्वेलिंग हो जाएगी उस एरिया पे, तो क्या हो जाएगा कि सिग्नल हमारा नहीं मिल पाएगा अच्छे से, ठीक है, उस एरिया पे। मैं आपको बुक की थ्योरी नहीं समझा रही हूँ, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज बता रही हूँ, ये तो बुक में इतना अच्छे से बताया भी नहीं गया है, ठीक है। तो उस एरिया पे क्या हो जाएगी? स्वेलिंग हो जाएगी। अब इसके दो तरीके होते हैं, दो टाइप होते हैं इसके, ठीक है। एक होता है रेस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। इसमें हम वाटर का मोशन देख रहे हैं, वाटर कितना इजीली पास हो पा रहा है, कितना डिफिकल्टी से पास हो पा रहा है, ये चीज़ हम देख रहे हैं, ठीक है। बीच में से सेल्स बने हुए हैं, सपोज ये करो, ये सेल्स हैं टिश्यू में, ऐसे ही तो होता है ना, सेल्स। अब इसके बीच में से जो फ्लूइड पास करता है, ठीक है, इनके बीच में से जो स्पेस है उनकी फ्लूइड, तो उनका क्या होता है? अपना अपना एक स्पीड होता है। जब नॉर्मल साइज के सेल होते हैं तो नॉर्मल स्पीड हर किसी का अलग अलग होता है। अब इसकी स्पीड बदल गई है, सपोज कोई सेल है जो बड़ा हो गया है, जिसमें ट्यूमर ग्रोथ हो गई है, तो ये तो ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा, तो यहाँ पे क्या होगा? रेस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन, ठीक है, इसको बोलेंगे रेस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन। और कोई सेल क्या हो गया है, उसकी साइज नॉर्मल से बहुत छोटी हो गई है, तो ये गैप उसमें हो गया इंक्रीज। अब जो फ्लूइड हो निकल रहा था उससे ज़्यादा फ्लूइड और ज़्यादा स्पीड के साथ ये निकलने लग गया, तो इसको बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो क्या हो रहा है? सेल्स के अराउंड वाटर कितना इजीली मूव कर पा रहा है, कितना इजीली मूव नहीं कर पा रहा है, यही है आपका डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग, ठीक है। बुक में अलग अलग तरीके से बहुत टफ लैंग्वेज दे रखी है, मैंने आपको बहुत सिंपल वे में समझाया है इसको। डिफ्यूजन वेटेड सीक्वेंसेस क्या होते हैं? डिफ्यूजन वेटेड सीक्वेंस देखो, इसमें ये देखो, एक एक चाहे आप लाइन पढ़ के समझ लो इसको। डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग एक्सेस द ईज विद विच वाटर मॉलिक्यूल मूव अराउंड द टिश्यू। देखो, मैंने अभी बताया था कितने आसानी से मूव कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब उसमें स्वेलिंग है, इडीमा है, ट्यूमर है, ठीक है। अब इसमें दे रखा है डोमिनेंट सिग्नल इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट टिश्यू आर फ्लूइड। नो फ्लूइड अगर क्या होता है, नो रेस्ट्रिक्शन टू डिफ्यूजन शो कर रहा है, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यूज है, इंटरमीडिएट डिफ्यूजन शो कर रहे हैं, फैट है। हर एक टिश्यू, जब हम बॉडी फैट की बात करते हैं तो उसमें अलग स्पीड होती है अपनी फ्लूइड की फ्लो करने की। हर एक बॉडी टिश्यू में अलग अलग पार्ट पर अलग अलग क्या होता है? स्पीड होता है। उस स्पीड के कंपैरिजन में ज़्यादा या कम कर रहा है, उस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है। अ, जब हम डिफ्यूजन वेटेड इमेज की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक और टर्म देखने को मिलता है, वो होता है एडीसी और बी वैल्यूज। एक तो होता है एडीसी और एक होता है वी वैल्यूज, ठीक है। तो ये टर्म्स भी हमें क्या करेंगे? देखने को, तो ये टर्म्स भी हमें क्या होंगे? देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो डी डब्ल्यू आई में क्या होता है बेसिकली कि आपका एक और कंसेप्ट आता है इसमें। हमने एडीसी का वाला जो कंसेप्ट है वो क्यों लिया है? एडीसी की फुल फॉर्म होती है अपेरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ठीक है, ठीक है। एडीसी की फुल फॉर्म हो गई आपकी अपेरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट। वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हो जाएगा? अच्छा, हो तो जाएगा, लेकिन क्या करें, आप रोक रोक के देख लीजिए इसको। अपेरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट की जो वैल्यूज़ हैं वो आपका दिखाता है कि इसका एक्चुअल डिफ्यूजन वैल्यू है कितना। उसको कैलकुलेट करने के लिए आपका क्या होता है कि इसको, और वो भी विदाउट T2 इफेक्ट। जो आपका पहले डिफ्यूजन का इमेज आ रहा था उसमें क्या होता है कि कभी कभी
T2 वेटेड इमेज में और DWI के वेटेड इमेज में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो सिग्नल आपका ब्राइट है T2 पे, देखो इसको पूरा पढ़ो, एक्यूट पैथोलॉजी यूजुअली अपीयर्स एज इंक्रीज्ड सिग्नल डिनोटिंग रेस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन. However, because there is a component of image derived from T2 signal, some tissues are bright on T2 will appear bright on DWI without there is an abnormal restricted diffusion. अब इसका कंसेप्ट क्या हुआ, आपने T2 वेटेड इमेज पढ़ा था, उसमें क्या हो रहा था कि वाटर विजुअलाइज हो रहा था ब्राइट. DWI पे भी क्या होगा कि जो आपका इमेज है जो ब्राइट सिग्नल दे रही है, अगर उसमें T2 इफेक्ट आता है, जैसे फ्लूइड आपका बिना कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, और फिर भी उसमें हम क्या होता है TWI में हम रेस्ट्रिक्शन पर फोकस करते हैं, क्योंकि हम DWI लेते ही इसलिए सिक्वेंसेस में स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है ये देखने के लिए, ठीक है. तो अगर रेस्ट्रिक्शन ना हो के, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फिर भी वो ऐसा सिग्नल दे रहा है कि आपका ब्राइट आ रहा है उस पर, ठीक है, तो T2 वेटेड इमेज और DWI वेटेड इमेज एक जैसी लगेंगी, ठीक है, और जबकि उनमें रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, तो ऐसा लगेगा जैसे रेस्ट्रिक्शन है. तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं T2 शाइन थ्रो, ठीक है, कि रेस्ट्रिक्शन नहीं है फिर भी आपका क्या हो रहा है, सिग्नल दे रहा है. एडीसी क्या करते हैं, हम इसी डिफ्यूजन वेटेड इमेज में जो सिग्नल मिला है उसको रिवर्स नेगेटिव वैल्यू में काउंट करके देखते हैं, ठीक है. तो सिग्नल हम इसमें मेजर करते हैं, तो जो आपकी चीज़ दिख रही है ब्राइट DWI पे, वही आपकी ब्लैक दिखेगी एडीसी मैप पे. तो इसको हमने कंपैरिजन के लिए बना रखा है, ठीक है. वी वैल्यूज़ क्या होती हैं आपकी, वी वैल्यूज़ आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, वी वैल्यूज़ आपकी एडीसी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए होती हैं, 0, 500, 1000 ऐसे करके वी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है. इसके अलावा आपका जो एक बचा है वो होता है ग्रेडियंट का सीक्वेंस. ग्रेडियंट के सीक्वेंस में आपको बाद में समझाऊंगी, उसमें थोड़ी रेडियो फिजिक्स होती है. सो थैंक यू सो मच फॉर योर विजिट, और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय.